So hello everyone, welcome back to your favorite biology channel called Ozone Classes. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this specific video, we will be talking about an overview of the cell. यहाँ पर हम जानेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, what is the difference between eukaryotic cell and a prokaryotic cell, and what are some sort of major differences between a plant cell and an animal cell. तो सबसे पहले एक खाली स्लाइड पर हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि सेल आखिर होता क्या है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बट जस्ट फ्रॉम अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू क्रैक दैट अप. एंड आफ्टर दैट हम लोग हमारी आज की डिस्कशन को शुरू करेंगे. तो सबसे पहले सेल के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, फॉर विच वी वुड बी नीडिंग अ न्यू स्लाइड. एंड उसके बाद हम जानेंगे कि आज के हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या है. तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि सेल जो है इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फंडामेंटल्स में भी ये दो पार्ट्स को प्राइमरीली रिप्रेजेंट करता है. सबसे पहले हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेल्स से ही मिलकर बना हुआ है. एंड हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो भी सारे के सारे सेल्स के अंदर ही होते हैं. इसीलिए हमने सेल को क्या कहा था, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये बात हम लोग कर चुके थे. आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने देखा कि सेल थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट द्वारा दी गई. तीसरे साइंटिस्ट ने आकर के सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ी सी उसमें चेंजेस किए. तो सेल थ्योरी जो है आपके दो साइंटिस्टों ने बताई. पहले साइंटिस्ट का नाम था स्क्लेडन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्वान. तो पहले साइंटिस्ट थे स्क्लेडन जो कि बॉटनिस्ट थे, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्वान जो कि आपके जूलॉजिस्ट थे. इन दोनों ने कंक्लूड किया एक स्टेटमेंट को, और ये कहा कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. या तो चीजें या तो ऑर्गेनिजम्स सेल की बनी हुई हैं या आपके सेल के प्रोडक्ट्स की बनी हुई हैं. ये बात स्क्लेडन एंड स्वान साहब ने कही. और तीसरे हमारे जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रूडोल्फ विर्को. विर्को साहब ने इसमें एक तड़का मार दिया सेल थ्योरी के अंदर, और इन्होंने कहा कि सेल्स या न्यू सेल्स आप कह सकते हैं कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी पुराने सेल्स से ही आपके क्या आएंगे, नए सेल्स आएंगे. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये किन्होंने कहा, रूडोल्फ विर्को साहब ने कहा. यहां तक कि हमारी डिस्कशन हो चुकी थी. ठीक है, अब हमें यह जानना है कि भाई सेल के अंदर पाया क्या क्या जाएगा. तो अगर आप एक जनरल अकाउंट ऑफ सेल देखें, और यहां पर लेट से मैं रेफरेंस के लिए एक प्लांट सेल बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा चीज दिखानी है. तो प्लांट सेल को अगर मैं बनाता हूं तो प्लांट सेल की ये जो बाउंड्री है जो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, ये आपकी जो बाउंड्री है इसे हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन. इसे हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्यार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्यार से हम लोग प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं. लेमा का मतलब आपका मेम्ब्रेन ही होता है, तो इसे हम प्लाज्मोलेमा भी कह सकते हैं. ये तीनों चीजें एक ही हैं, चाहे सेल मेम्ब्रेन कह लो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, चाहे प्लाज्मोलेमा कह लो. ये आपकी बाउंड्री है. अब प्लांट सेल में क्या होता है, इस बाउंड्री के ऊपर एक और बाउंड्री पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, है ना. तो प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल भी पाई जा रही थी. तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाई जाएगी, आपकी सेल वॉल पाई जाएगी. ठीक है. अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यानी प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है. ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें. एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जो अलग से दिखाई देता है. इस डेंस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. एंड अदर देन न्यूक्लियस और भी कई सारी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर. जैसे यहां पर आपका कोई माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, कोई क्लोरोप्लास्ट पाया गया, कोई पेरोक्सिसोम पाया गया, कोई आपका लाइसोसोम पाया गया, या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी. सबको मैं बाय डिफॉल्ट अभी गोल ही बना रहा हूं. इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं. एक सेल ऑर्गेनेल जो है यहां पर पाई जाती है, और मल्टीपल भी पाई जा सकती है. यह आपके टिपिकल प्लांट का सेल है. अगर आप इसमें से सेल वॉल हटा दोगे
अगर आउटर बाउंड्री सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एनिमल सेल हो जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल आपकी नहीं पाई जाती, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन ही होगी। ऑलराइट, ये बात हमें पहले से पता है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी का एक हाईलाइटेड फॉर्म मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप एग्जाम में सिर्फ इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं तो भी आपका कुछ भी मिस नहीं होगा फॉर श्योर। ये इतने अच्छे तरीके से हाईलाइटेड है कि आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि इसके आगे पीछे की थ्योरी क्या है। तो लेट्स टेक अ लुक ओवर हियर। अर्लियर आपने देखा सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, और यहां पर दो सेल्स की चर्चा करी गई है, ह्यूमन का चीक सेल और आपका अनियन का पील सेल। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग मॉडल सेल्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल सेल्स कहते हैं। और मॉडल सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको आप एज एन मॉडल इस्तेमाल करते हो। यानी एनिमल सेल पे अगर आपको रिसर्च करनी है, आप कोशिश करोगे आप ह्यूमन चीक सेल निकाल लो क्योंकि इजीली अवेलेबल है। प्लांट पे आपको रिसर्च करनी है, आप कोशिश करोगे अनियन पील निकाल लो क्योंकि इजीली अवेलेबल है। तो दे आर कॉल्ड एज मॉडल सेल्स। सिमिलरली आपको एक बैक्टीरिया पर रिसर्च करनी है, आप कोशिश करोगे आप एस्चेरिशिया कोलाई को ले लो, यानी ई कोलाई को ले लो, तो वो बैक्टीरिया के अंदर एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का काम करता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, हम ई कोलाई को लेंगे, उस पर रिसर्च सबसे बेटर होती है, सबसे ज्यादा रिसर्च करी जाती है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो सबसे सिंपल यूकैरियोट्स में कौन आता है आपका, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ईस्ट आता है। तो आपका सैकरोमाइसिस जो है वो आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म का काम करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अगर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी समझनी है तो कोई और ऑर्गेनिज्म मॉडल होगा। अगर आपको रेप्लिकेशन समझना है तो कोई और आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। मैंने कुछ रेफरेंसेस आपको दे दिए, जैसे अगर आपको एक एनिमल सेल पे रिसर्च करनी है तो चीक सेल पे कर सकते हो, ऐसे बैक्टीरिया पे करनी है तो इकोलाई पे कर सकते हो। तो इन्हें मॉडल सेल्स या मॉडल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ठीक है, अब अनियन और चीक सेल को अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक सेल वॉल जो है वो पाई जाती है सिर्फ किसके पास, सिर्फ और सिर्फ अनियन पील सेल के पास, क्योंकि वो एक प्लांट सेल है। तो सेल वॉल आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है। और अगर आप देखोगे तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन। अब अगर आप सेल के अंदर जाते हो तो एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसमें दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगी। इस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस की महिमा को जानना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए यहां पे एक सेल है, समझ लीजिए यहां पे एक सेल है, इस सेल के अंदर ये डेंस आपका स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को अगर आप बड़ा करके देखेंगे, इस न्यूक्लियस को अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। ये आपका सेंट्रोमेयर है, ये आपकी क्रोमोसोम की आर्म्स है, ये क्रोमोसोम आपका पैक्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या पैक्ड होता है मेरे दोस्त, इस क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है आपका डीएनए, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। यानी एक जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, आपका डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आई? तो इतना डीप आपको जाना पड़ता है एक क्रोमोसोम को समझने के लिए, तो ये सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि एक जो क्रोमोसोम है वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब देखिए हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 क्रोमोसोम। यानी अगर हमारे न्यूक्लियस की आप बात करोगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस की, तो 46 क्रोमोसोम उसके अंदर देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, और उन 46 क्रोमोसोम के अंदर हमारा बहुत बड़ा सा डीएनए भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब सेल्स दो प्रकार के होते हैं। अगर आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, बकायदा न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, देन आप इसे एक प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी इनका न्यूक्लियस उतना एडवांस नहीं है, इनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है।
और यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, है ना। तो इन सेल्स को आप यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। अब कोई भी सेल हो दुनिया का, उसमें भाई माल तो भरा हुआ होगा, तो जो सेमी फ्लूइड माल भरा हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी प्लाज्मा है। साइटो यानी सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, यानी सेल के अंदर का जो मटेरियल है, जो प्लाज्मा है, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जो कि हर सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। यानी अगर मैंने सेल का डायग्राम बना रखा है तो बाय डिफॉल्ट इसमें ये वाला जो पार्ट होगा मेरे दोस्त, न्यूक्लियस को छोड़ के ये वाला सारा का सारा पार्ट, ये क्या हो जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आप देखिए कि द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर टू कीप द ऑर्गेनिज्म इन लिविंग स्टेट। यानी आपको पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो फंक्शन है, जो आपकी सेल्यूलर एक्टिविटीज है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनको कौन कराएगा, उनको कराएगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से ही क्या कहा जाता है, एक सेल को लिविंग कहा जाता है। दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम सेल का और बेहतर तरीके से ओवरव्यू जाने और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो यूकैरियोट में प्रेजेंट है ही, लेकिन अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी आपकी पाई जाएंगी यूकैरियोटिक सेल में, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ड्रॉ कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये आपकी बाहर की मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया पहला फर्क। दूसरा, अब इसके ऊपर ऑर्गेनेल्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे रहता है जस्ट न्यूक्लियस के साथ, या आप आगे पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपकी गोल्जी बॉडी लगी हुई है। यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देते हैं छोटा सा, यहां पर आपको और कुछ दिखा देते हैं, है ना, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, राइबोसोम दिखा देते हैं, यहां पर हम सेंट्रियोल दिखा देते हैं, है ना, यहां पे हम सेंट्रियोल दिखा देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर हो गई, यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा भी और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। बट इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊं तो उसमें बाहर की मेम्ब्रेन तो है, लेकिन बाहर की मेम्ब्रेन के बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इनका जो डीएनए है वो नंगा पुंगा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ये नंगे पुंगे डीएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या जीनोपोर बोलते हैं। हम या तो इसको न्यूक्लियोइड बोल देंगे या इसको जीनोपोर। ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब ये वेल डिफाइंड जो ऑर्गेनेल्स है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी यहां पर नहीं मिलती। आपका राइबोसोम यहां पर मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो राइबोसोम मिल जाता है यहां पे। तो राइबोसोम को हम प्यार से क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। ये हर जगह पाई जा सकती है। राइबोसोम को हम प्यार से कह सकते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, क्योंकि हर सेल में पाई जाएगी, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कोई भी। तो राइबोसोम सब में पाई जाएगी। इसके अलावा क्या ईआर होगा यहां पर, नहीं होगा। क्या जीसी होगा, नहीं होगा। क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, नहीं होगा। क्या आपका पेरोक्सिसोम होगा, नहीं होगा। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगी। ओनली एंड ओनली एक मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम प्यार से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सिर्फ ये मेम्ब्रेन होगी, इसके अलावा कोई मेम्ब्रेन नहीं। जबकि आपकी यूकैरियोटिक सेल में काफी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, काफी सारे कंपार्टमेंट आपके पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका पाया जाएगा यूकैरियोट में, गोल्जी पाया जा सकता है, लाइसोसोम पाया जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, जिनको आप आगे पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोट में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप आगे इन सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, राइबोसोम जो मैंने आपको बताया, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। अब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो प्रोकैरियोट में भी मिल सकता है। भाई हमने क्या बोला, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। राइबोसोम में तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो तो घूम सकता है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। ये हर सेल के अंदर पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो।
ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है राइबोसोम, इसके साथ साथ ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जा सकता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। यहां पर हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें आप देखिएगा कि जहां पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहां पर आपके राइबोसोम नहीं प्रेजेंट, इसे कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो स्मूथ दिखाई देगा। लेकिन जहां पर राइबोसोम आ जाएंगे, आपके बीड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इसे कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तो राइबोसोम यहां पाया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, तो उनके अंदर खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर अपना खुद का 70S राइबोसोम पाया जाता है एंड अपना खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो इन्हें आप क्या बोलोगे, इन दोनों ऑर्गेनेल्स को, क्लोरोप्लास्ट को और माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलोगे, दे आर सेमी ऑटोनॉमस। सेमी का मतलब होता है आधा, ऑटोनॉमस मतलब खुद का काम खुद करने वाला, यानी ये क्या करेंगे, अपना आधा काम खुद कर लेंगे, 50% काम खुद कर लेंगे। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल किसके पास है, डीएनए किसके पास है, आपका मेनली न्यूक्लियस के पास। भाई न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम में डीएनए था, तो मेन इंस्ट्रक्शन कौन देगा, न्यूक्लियस। लेकिन इनके पास खुद के कुछ प्रोटीन बनाने की क्षमता है, क्योंकि राइबोसोम को हम और भी क्या कहते हैं प्यार से, हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये जो राइबोसोम है प्रोटीन बनाने के काम आता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में काम आता है, तो ये खुद के प्रोटीन भी बना लेंगे। भाई ये जो आपकी ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये खुद के प्रोटीन बना लेंगे, क्योंकि खुद का डीएनए भी है, डीएनए ही तो प्रोटीन बनाएगा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है आपका, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है आपका, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए मेन चीज क्या लगी भाई, सबसे पहले तो डीएनए होगा, तो ही तो आरएनए बनेगा, तो ही तो प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए भी है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, और डीएनए से आरएनए बन गया। आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइबोसोम भी चाहिए। भाई ये राइबोसोम भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, तो प्रोटीन क्यों नहीं बनेगा। तो एक खुद के 50% प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। एक और ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन कैरी नहीं करती, इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ओके, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है ये भी आपका मेम्ब्रेन्स कैरी नहीं करती, एंड ये आपका सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, ओनली इन एनिमल सेल, कोई प्लांट नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, ये एनिमल्स को सेल डिवीजन करने में हेल्प करती हैं। सो ये भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है जिसके बारे में आपको जानना है। तो दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पता लगा। पहला आपका राइबोसोम जो कि एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, ये प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल सबके अंदर है। एंड दूसरा आपका सेंट्रियोल जो कि किसके अंदर है, या सेंट्रोसोम जो कि किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर है। प्लांट, बैक्टीरिया में इसके होने का कोई चांस नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए सेल्स जो है इनकी वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ये क्या काम कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि मेरे को सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मैं चाहूंगा एक लंबा सा सेल, वायर जैसा सेल जो है मेरे पास आ जाए, तो मैं न्यूरॉन्स की हेल्प लूंगा उस पर्टिकुलर केस के अंदर। मैं चाहता हूं एक गोल मटोल सा सेल है जो कि स्टोरेज करे, तो मैं गोल मटोल सा सेल ले लूंगा। यानी जैसा फंक्शन वैसा एक चीज की शेप और साइज होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेल्स जो है इनके काफी सारे शेप और साइज हो सकते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा वर द स्मॉलेस्ट सेल, आपने ये बात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सेल्स में से एक है और इनका साइज कितना होता है दोस्त, 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर यानी 0.3 माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये आपका साइज है किसका, माइकोप्लाज्मा का। अब एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ अलग अलग लिख रखा है, लेकिन ये आपके होते एक हैं। तो कंबाइंड अगर आपसे साइज पूछा जाए तो पीपीएलओ वुड बी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 0.1 माइक्रोन। कोई आपसे लेकिन अगर इंडिविजुअल सवाल पूछे पीपीएलओ कितना, तो 0.1 ही लिखोगे, माइकोप्लाज्मा 0.3 ही लिखोगे। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे। द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोन, एवरेज लेंथ बता रखी है ना। ठीक है, बैक्टीरिया जो है 3 से 5 माइक्रोन का आपका हो सकता है। लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है वो क्या है, हमें पता है गैमीट आर सिंगल सेल्ड, एग इज ए गैमीट, फीमेल गैमीट को एग कहा जाता है। एग जो है आपका ऑस्ट्रिच का, ये इतना बड़ा होता है कि इसे आप हाथ में भी ले सकते हैं, एक छोटे खरबूजे जितना ये आपका सेल होता है। तो एक सेल इतना बड़ा है,
हम कहते हैं कि सेल को यूजुअली देखने के लिए आपका माइक्रोस्कोप लगता है, लेकिन इतना बड़ा सेल जो आप हाथ में ले रहे हो, इसका मतलब इट इज वेरी बिग। सो ऑस्ट्रिच का जो एग है ये आपका लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी है, लॉन्गेस्ट मतलब सिर्फ लंबा, चौड़ाई उसकी अच्छी नहीं होगी। तो लार्जेस्ट जो है ऑस्ट्रिच का एग है। अब ह्यूमन का रेड ब्लड सेल अगर आप देखो तो ये 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायामीटर। डायामीटर बोला है तो आपका इस प्रकार का क्या होता है, आपका आरबीसी होता है। तो यहां पर ये जो डायामीटर है ये आपको क्या बोला गया है, 7 माइक्रोमीटर बोला गया है। ठीक है। नर्व सेल्स जो है मैंने आपको बताया, अगर आपको सिग्नल भेजना है तो नर्व सेल्स आपके लॉन्गेस्ट चाहिए, आपको सबसे लंबे चाहिए तो लॉन्गेस्ट वो हो जाएगा। ठीक है। और शेप में और भी काफी सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं वाया दिस डायग्राम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें देखिए आपको बता रखा है रेड ब्लड सेल्स जो है ये कैसे हैं, राउंड एंड बाय कनकेव, है ना। तो बाय कनकेव डिस्क लाइक आपके ये सेल्स होते हैं, बाय कनकेव डिस्क लाइक। ठीक है, बाय कनकेव डिस्क लाइक। और यहां पर देखो आपकी जो इमेज बनी हुई है, इसी इमेज को हम लोग यहां पर केटर कर लेते हैं। ये जो इमेज है मेरे दोस्त, इसमें आपका 7 माइक्रोमीटर का क्या हुआ, इसका डायामीटर माना गया। ये है आपका आरबीसी। इसकी शेप क्या हुई, बाय कनकेव डिस्क लाइक। यहां पर आपको दिया हुआ है व्हाइट ब्लड सेल, इसे बोला अमीबॉइड शेप का। अमीबॉइड मतलब इररेगुलर शेप का, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इररेगुलर है ना। देखो यहां पे कैसे हैं, यहां पे कैसे हैं, है ना, इररेगुलर सी शेप के हैं। तो ये आपके क्या हो गए, इररेगुलर या अमीबॉइड व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए। कॉलमनार यानी कॉलम लाइक, जैसे खंबा खड़ा होता है ऐसे कॉलम लाइक। और कॉलम लाइक में सबसे खास बात क्या है कि इनका न्यूक्लियस जो है बेसल साइड में होगा। ये कॉलम लाइक सेल्स को अगर आप सेंटर पे से काटो, सबका न्यूक्लियस अगर आप देखोगे बेस पे है, तो बेसल न्यूक्लियस आपको यहां पर देखने को मिलता है। अपर एंड पर न्यूक्लियस नहीं होगा, लोअर एंड पर होगा। तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि पतले और लंबे हैं, तभी तो कॉलम लाइक है। यहां पर देखो नर्व सेल, ये आपके ब्रांच होते हैं। कोई पूछ ले क्या नर्व सेल ब्रांच होते हैं, हो सकते हैं, यस। एंड लॉन्ग है, ये आपके लॉन्गेस्ट सेल थे, तो ये आपके लंबे वायर लाइक नर्व सेल्स आपको देखने को मिले। ट्रैकीड जो है इलोंगेटेड है ना। ट्रैकीड सेल जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, वेसल्स और ट्रैकीड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो ट्रैकीड है ये पतला और आपका लंबा है, तो इलोंगेटेड है, ये लंबा सेल आपका है। और ये आपके मीजोफिल सेल हैं जो आपके पत्तों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके पत्तों में पाए जाते हैं। इनके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं बल्कि आपके क्लोरोप्लास्ट है। तो ये पत्तों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे राउंड या ओवल जो सेल्स हैं, इन्हें आपने क्या बोल दिया, मीजोफिल बोल दिया। तो ये आपके राउंड या ओवल हो सकते हैं। दे कंटेन दी स्मॉल डॉट्स एंड दी स्मॉल डॉट्स आर नथिंग बट योर क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। एंड ये आपका क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकते हैं। So this was about the overview of cell. I hope you got everything clearly. अब 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द प्रोकैरियोटिक सेल, एक लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, 2 लेक्चर्स में यानी आने वाले 2 दिन के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, काफी लोग बोलते हैं कि सर नोट्स कहां से लें, हमारी ऐप के ऊपर हमने नोट्स डाल दिए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो चैप्टर मैंने पढ़ाए नहीं है उनके भी बायोबली सीरीज के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, फर्स्ट सेकंड लिंक जो आपको मिलेगा, जो भी वहां पे लिखा रहेगा फॉर फ्री नोट्स, उस पर क्लिक करो और आपको बैच सेक्शन में जाके मेरे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। बैच सेक्शन में जाइए, आपको मेरे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, विपिन शर्मा बायोलॉजी। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। और अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल, कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल एंड दिस चैप्टर वुड बी ओवर। बीच में कैटर करेंगे हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंटिन्यूटी में एक लेक्चर में माइटोसिस, एक लेक्चर में मियोसिस। कोशिश करेंगे इस हफ्ते में सैटरडे संडे तक ये पूरी यूनिट हम लोग कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफी कि पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं बन पाई। देयर वर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आई विल ट्रूली डिस्कस विद यू, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो वक्त मुनासिब होगा उस टाइम पे वी विल डिस्कस दैट। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।